गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल्स। देखिए, अपन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर के अंदर, और उसके अंदर बेसिक इंट्रोडक्शन अपन ने देखा था कौन कौन से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जितनी भी स्टडी है वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर आती है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स किनको बोला जाता है? ऐसे कंपाउंड्स विच मेड्स बाय द कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। तो ये सब चीज़ें स्टडी करने के बाद उसके अंदर अपन ने ये भी बोला था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो होते हैं उनको इन जनरल कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोला जाता है। और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ऐसे सॉल्ट होते हैं जिनके अंदर सम ऑफ द आयंस विल डिसोसिएट इनटू द एक्वस सॉल्यूशन एंड सम ऑफ द आयंस विल नॉट डिसोसिएट इनटू द एक्वस आयंस। ऐसा ही पढ़ते हैं। अब देखिए, वो आयंस डिसोसिएट होने के बाद कुछ आयन कौन से डिसोसिएट होते हैं, वो किस तरीके से अपना कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट देते हैं। इसी तरीके से कौन से आयंस जो हैं वो डिसोसिएट नहीं होते हैं, अपना कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट नहीं देते हैं। ये सब अभी मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूं। उससे पहले अपन ने एक डबल सोल्ट करके पढ़ा था, और डबल सोल्ट में पढ़ा था कि डबल सोल्ट हमेशा दो या दो से अधिक सोल्ट से मिक्सर से मिलके बनता है, और उसका खुद का फिक्स एक डेफिनेट आइडेंटिटी होती है। ये अपन पढ़ते हैं। सपोज डबल सोल्ट के एग्जांपल लें। एक होता है पोटास एलम, जिसको मैंने आपको कल बता ही दिया था। वैसे पोटास एलम क्या होता है? K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2। आया बात समझ? एलएम इन सिंपल मैं ये लिख देता हूं कि एलएम का फॉर्मूला क्या होता है कि इसकी जगह मैं मेटल ही रख देता हूं। मेटल इसको सल्फेट, यहां भी मेटल डैश सल्फेट कर देते हैं। ये लिख देता हूं मैं। एलएम का फॉर्मूला मैंने ये लिख दिया। इस एलएम के फॉर्मूले में अगर पोटास आता है, यहां पे पोटेशियम आता है, तो इसको बोलते हैं पोटास एलम। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2। अगर इसके अंदर आयरन आता है तो उसको बोलते हैं फेरिक एलम। अगर इसके अंदर इसी तरीके से इन्हीं का एक और सोल्ट का टाइप होता है, फेरिक एलम के ही तरीके का होता है मोहर सोल्ट। तो उनको कैसे बोला जाता है? देखिए, एक होता है, ये तो अपना जनरल फॉर्मूला है, फेरिक एलम। और फेरिक एलम का फॉर्मूला क्या होता है? NH4 का होल ट्वाइस SO4 Fe2SO4 का होल थ्राइस, और इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल कितने आ जाएंगे? 24H2। ये होता है फेरिक एलम का। एक इसी तरीके से होता है मोहर साल्ट। एस हटा दीजिए। मोहर सॉल्ट क्या होता है? इसका देखिए फॉर्मूला क्या होता है? अमोनियम सल्फेट, आयरन सल्फेट एंड 6H2। इसी तरीके से एक होता है कार्नेलाइट। कार्नेलाइट का फॉर्मूला क्या होता है? KCl MgCl2 6H2। सारों के अंदर वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है, वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड, आयरन मेटल्स हैं, उनके साथ सल्फेट जो है वो काउंटर आयन के रूप में प्रेजेंट है, या वन ऑफ द एनायनिक स्पीसीज सल्फेट है। देखिए, इसके अंदर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +3, जबकि इसके अंदर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2। तो इसीलिए इस सोल्ट को कभी कभी ये भी बोलते हैं फेरिक
अमोनियम सल्फेट, FAS, ये याद रखेंगे। इस सोल्ट को बोला जाता है फेरिक अमोनियम सल्फेट। क्यों? क्योंकि अपने लोअर स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ते हैं कि आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी। अगर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट Fe3+ होगी तो जब भी फेरस उसके लास्ट में इक लगाते हैं, और जब Fe2+ होगा तो उसको बोलते हैं फेरस, OUS लगाते हैं। फर्क के अंदर FeRR IC, इसका मतलब थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, और ये थर्ड ही तो है, जबकि यहां कौन सी है 2 आया। तो इसको बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? फेरस अमोनियम सल्फेट, और इसको बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? फेरिक अमोनियम सल्फेट। आया बात समझ? इसी तरीके से एक होता है कार्नेलाइट, KCl MgCl 6H2O। ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं डबल सोल्ट के अंदर। मतलब इन डबल सोल्ट के अंदर सारे आयन अपने टेस्ट दे सकते हैं। यही तो सोल्ट की डेफिनेशन बताई थी कि ऐसे आयंस विच गिव्स द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट इन द एक्वस सॉल्यूशन। अब आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कैसे देते हैं? सपोज मैंने लिया ये K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O, इनका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो देखिए, एक मैं सिंपल ले लेता हूं, एक टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर मैं ये मान लेता हूं कि इसके अंदर पोटेशियम सोल्ट भी है, इसके अंदर एल्यूमिनियम भी है। एल्यूमिनियम 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, एल्यूमिनियम 3SO4 के साथ जुड़ा हुआ है। इसका मतलब एक SO4 के पास -2 चार्ज है, तो 3 SO4 मतलब +-6, और 2 एल्यूमिनियम कितना लेके जाएंगे? +3, तभी तो ये न्यूट्रल होगा पूरा। तो इसके ऊपर ये इसमें चार्ज निकालना आना चाहिए। अपन क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं ना। एक आयन कितना चार्ज देता है इसको? एक आयन सल्फेट आयन -2 चार्ज देता है, 3 -6 देगा। ये एल्यूमिनियम 1 +3 देता है, 2 +6, तभी तो न्यूट्रल है। मतलब एक एल्यूमिनियम के ऊपर कैसा चार्ज है? +3। बात समझ आता है? अब देखिए, ये एक आयन है, इसके अंदर सल्फेट आयन। अगर ये 3 आयन है तो तीनों के लिए किस तरीके से ये अपना कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट देने चाहिए, तभी अपन मानेंगे कि ये डबल सोल्ट है, ये 2 या 2 से अधिक सोल्ट का मिक्सर है। तो देखिए, इसके अंदर मैं अगर पोटेशियम का टेस्ट करना चाहूं तो मैं क्या करता हूं? इस पोटेशियम की इस सोल्ट की रिएक्शन, पोटेशियम सोल्ट की रिएक्शन मैं क्या करता हूं? HClO4 के साथ करवाता हूं, और जो ही मैं HClO4 के साथ रिएक्शन करवाऊंगा तो ये क्या बना देगा? KClO4, एंड रिलीज कर देगा हाइड्रोजन गैस। और ये क्या होता है? ये होता है PPT। मैं PPT को इस तरीके से इंडिकेट करता हूं, या इसको ऐसा नहीं लिख के, आप ये समझ लीजिए, ये PPT देता है। PPT को हमेशा ऐसे साइन से डिनोट करते हैं। अपन पढ़ते हैं गैस को हमेशा ऊपर से दिखाते हैं, ऐसे एरो से दिखाते हैं गैस को, और PPT को कैसे से दिखाते हैं? ऐसे। आया बात समझ? KClO4, जब पोटेशियम को चेक करना है तो अपन क्या करते हैं? HClO4 के साथ उसी टेस्ट ट्यूब के अंदर HClO4 डाल दें। अगर ये बनता है, पोटेशियम परक्लोरेट बनता है, इसका मतलब सॉल्यूशन के अंदर क्या है? पोटेशियम आयन प्रेजेंट है। इसी तरीके से सल्फेट आयन को चेक करने के लिए मैं क्या करता हूं? BaCl2 की रिएक्शन करवा देता हूं। मतलब BaCl2 ऊपर से डाल देता हूं टेस्ट ट्यूब के अंदर। अगर मैं BaCl2 डालूंगा तो BaSO4 का PPT बनता है, और BaSO4 का PPT इंडिकेट करता है कि सॉल्यूशन के अंदर सल्फेट आयन था, और निकल जाता है, क्या निकल जाएगा? क्लोराइड आयन निकल जाएगा, विच विल इन्वॉल्व विद द अदर केटायन। इसी तरीके से एक दिया गया है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को किस तरीके से चेक करेंगे? एल्यूमिनियम को चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं? एल्यूमिनियम को चेक करने के लिए NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे।
NaOH के साथ रिएक्शन करवाने से ये एल्यूमिनियम का सॉल्ट क्या बना देगा, AlOH का होल थ्राइस, और रिलीज करेगा सोडियम। सोडियम का अपने को पता नहीं है सोडियम किसके साथ जाएगा, ये कौन से एनायन के साथ मिलेगा, लेकिन अपन किसके लिए टेस्ट पढ़ रहे हैं, ये, और ये क्या देता है, पीपीटी। कहने का मतलब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम सल्फेट, KClO4, ये सारे के सारे पीपीटी देना इंडिकेट करते हैं कि मॉलिक्यूल के अंदर जो करेक्टरिस्टिक अपने पास आयंस थे सॉल्ट के अंदर, वो अपना टेस्ट देते हैं। मैं यही बताना चाह रहा हूं किस तरीके से एक भी टेस्ट ट्यूब के अंदर प्रेजेंट आयन डिफरेंट टेस्ट देते हैं। आया बात समझे। अब आते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के ऊपर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किस तरीके से आधा ही टेस्ट देते हैं, आधे आयंस टेस्ट नहीं देते हैं, तो वो देखेंगे अपन। और इनको भी अगर ये पीपीटी जो है कभी कभी इनके कलर पूछ लेते हैं, तो आप इनको बोलना है कि व्हाइट पीपीटी होता है, BaSO4 का व्हाइट पीपीटी होता है, ये भी व्हाइट है, व्हाइट पीपीटी। कभी कभी बोल देता है किस कलर का पीपीटी बनता है बात सुन ऐसे। अब देखते हैं, देखिए कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के लिए मैं अगर एग्जांपल दूं, तो जब भी अपन ने कल पढ़ाई था कि पोटेशियम फेरोसाइनेट मतलब है जब भी KCN की रिएक्शन आयरन सल्फेट के साथ करवाई जाती है, तो इट विल गिव्स दैट पोटेशियम फेरोसाइनेट या करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स इट विल प्रोड्यूस। उसी तरीके से कॉपर सल्फेट की रिएक्शन से अपन ने पढ़ा था, कॉपर सल्फेट की रिएक्शन जब अमोनिया के साथ करवाई जाती है, तो इट विल आल्सो गिव्स दैट करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। तो वो कंपाउंड देख के अपन देखेंगे कौन कौन से उसके अंदर आयंस टेस्ट देते हैं, और कैसे कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कुछ आयंस के टेस्ट नहीं देता है। तो देखिए NH3 जब एक्सिस अमाउंट में रिएक्शन किया जाता है, कॉपर सल्फेट का NH3 एक्सिस अमाउंट के साथ जब रिएक्शन किया जाएगा, तो ये बनाएगा कॉपर NH3 का होल 4 और सल्फेट। दिस इज द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। इसी तरीके से मैं एक और लेता हूं आयरन सल्फेट। मैंने इनका एग्जांपल शायद लास्ट लेक्चर के अंदर दिए थे। आयरन सल्फेट की रिएक्शन अगर मैं KCN के साथ कराऊं एक्सिस अमाउंट में, और एक्सिस अमाउंट में भी वो कितना मोल इसके साथ रिएक्शन करता है ये भी अपने को पता होना चाहिए। जब ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा FeCN6K4 6 मॉलिक्यूल, जब 4 तो इसके साथ काउंटर आयन के रूप में प्रेजेंट रहेंगे। इसी तरीके से इसके रिमेनिंग बाकी के कहां निकल जाएंगे, इस सल्फेट के साथ, तो रिलीज करेंगे K2SO4। और इसका 6 मतलब कहने का मतलब ये क्या है, एक्सिस में लिख दूं चाहे 6 KCN लिख दूं, और 6 KCN से क्या होगा, 6 KCN में से देखिए 4 तो इसके साथ काउंटर आयन के रूप में प्रेजेंट है और 2 बाहर निकल गए। तो ये भी क्या है एक तरीके से कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अब अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर ये सॉल्ट प्रेजेंट है या किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर ये सॉल्ट प्रेजेंट है, तो ये किस किस का टेस्ट देते हैं और किस किस का टेस्ट नहीं देते, वो अपन देखने वाले हैं। तो उसके लिए देखते हैं किस तरीके से एक्सपेरिमेंट, कौन कौन सी चीजें डाली जाती हैं जिससे इनके टेस्ट को देखा जाए कि ये रियल में टेस्ट नहीं देता और वो। तो देखिए मैं इसको एक एग्जांपल लेता हूं, जो कॉपर का सॉल्ट है अमोनिया के साथ। एक टेस्ट ट्यूब लिया अपन ने, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर यहां पे लिया मैंने, इसका एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन किसका है, CuNH3 का होल 4 और SO4 काउंटर आयन। ये एक्वस सॉल्यूशन है, इसके अंदर प्रेजेंट है। इसका मतलब
देखिए अगर इसके अंदर जब हमने BaSO4 डाला, इस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर BaSO4 डाला, तो ये BaSO4 या BaCl2, सॉरी BaSO4 की जगह BaCl2 जब डाला तो BaCl2 ने SO4 के साथ काउंटर आयन के साथ बेरियम सल्फेट बना लिया. Barium chloride when added into this test tube, it given that barium sulfate, और बेरियम सल्फेट क्या करता है, पीपीटी बनाता है एक तरीके से, पीपीटी गिव्स. आया बात समझे. इसी तरीके से देखिए ये कॉपर सोल्ट, ये दूसरा जो आयन था ये तो हो गया, मैंने सल्फेट आयन के लिए एक तरीके से बोल दिया, सल्फेट आयन बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके बेरियम सल्फेट बनाया. इसी तरीके से मैंने यहां पे इस कॉपर 2+ के लिए लिखा, और कॉपर 2+, ये इससे कॉपर 2+ है क्योंकि SO4 2- है, तो इस मेटल को कौन सा चार्ज देता है. हालांकि अपन आगे देखेंगे किस तरीके से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को देखा जाता है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग यू अंडरस्टैंड दैट कि ये इसको चार्ज देता है इस मेटल का. ये कौन सा है, क्यूप्रिक क्लोराइड, और ये कोई भी टेस्ट नहीं देता, नो पीपीटी. इसका मतलब इंट्यूशंस क्या आया कि कहीं ना कहीं ये बॉन्ड इनके बीच में, या ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर चीजें हैं, दिस डिड नॉट डिसोसिएट. इसका मीनिंग यही है. एंड दिस डिसोसिएटेड इनटू द बेरियम सल्फेट व्हेन एडेड दैट बेरियम क्लोराइड. इस तरीके से आपको मतलब कॉम्प्लेक्स सोल्ट के अंदर एक SO4 ने तो टेस्ट दिया है, बेरियम सल्फेट का पीपीटी दिया, लेकिन दूसरे जो करस्पॉन्डिंग आयंस है, कॉपर आयन है, कॉपर आयन ने टेस्ट ही नहीं दिया. इसीलिए तो बोलते हैं इनको कॉम्प्लेक्स सोल्ट के अंदर सम ऑफ द आयंस विल गिव देयर टेस्ट एंड सम ऑफ द आयंस विल नॉट गिव देयर टेस्ट. ये होता है. है बात सुने. तो कौन से टेस्ट देते हैं और कौन से नहीं देते, जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होते हैं वो हमेशा टेस्ट देते हैं, और जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है वो टेस्ट नहीं देते हैं. लेकिन इसका कारण क्या है वो देखेंगे, किस तरीके से मेटल की उसके साथ बॉन्डिंग होती है, विच विल नॉट डिसोसिएट इनटू द एक्वस सॉल्यूशन. आया बात सुने. ये हुआ थोड़ा इंट्रोडक्शन तीनों साल्ट से रिलेटेड. अब देखिए अपन डिस्कस करते हैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले टर्मिनोलॉजी, क्या क्या इस चैप्टर के अंदर टर्मिनोलॉजी काम आएगी. टर्मिनोलॉजी के अंदर मेटल आयन काम में लेते हैं, सेंट्रल एटम या सेंट्रल मेटल क्या होता है, लिगेंड क्या होता है, लिगेंड भी इस चैप्टर के अंदर आपको टर्मिनोलॉजी देखने को मिलेगा. कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है. लिगेंड अगर पढ़ेंगे तो लिगेंड बाइडेंटेट लिगेंड है, मोनोडेंटेट लिगेंड है, पॉलीडेंटेट लिगेंड है, ट्राइडेंटेट लिगेंड है, ये सब पढ़ेंगे. जिसको बोलते हैं डेंटिसिटी. ये सारी टर्मिनोलॉजी, या फिर जब भी लिगेंड पढ़ेंगे तो एनायनिक है, कैटायनिक है, या न्यूट्रल लिगेंड है, ये सब. तो इन टर्मिनोलॉजी का पहले अपन देखेंगे मीनिंग क्या होता है, ये क्या होती है, इन सब को लिखेंगे. उसके बाद में क्वेश्चंस के ऊपर अप्रोच करना देखेंगे, किस तरीके से कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं उनको धीरे धीरे सोल्व करते हैं. आया बात सुने. तो देखिए एक कॉम्प्लेक्स का मैं एग्जांपल लेता हूं. उस कॉम्प्लेक्स के एग्जाम्पल से पहले मैं आपको ब्रीफली बताता हूं कि इसको सेंट्रल एटम आयन बोला जाता है, इसको सेंट्रल मेटल बोलते हैं, इसके एक लिगेंड बोलते हैं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, इसको काउंटर आयन बोलते हैं. दीज आर द टर्मिनोलॉजीज. आई विल एक्सप्लेन बाय टेकिंग ए सुटेबल एग्जाम्पल. देखिए एक कॉम्प्लेक्स है जो अभी अपन ने देखा था, कोई भी कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं, जो दो लिखे थे उन्हीं में से मैं एक ले रहा हूं, पोटेशियम आयरन CN6, ये लिखा. इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये एटम होता है, इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल आयन. सेंट्रल मेटल बोल दूं और सेंट्रल मेटल आयन बोल दूं, एक ही बात है. अगर
कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कंटेन करता है तो उसको बोल देते हैं मेटल आयन, नहीं तो सेंट्रल मेटल बोलते हैं। इसके साथ जो और चीज होती है, या मैं बोलूं जो एटम होता है या ग्रुप ऑफ एटम होता है, वो स्मॉल ब्रैकेट में भी हो सकता है और वो जरूरी नहीं कि हमेशा स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है, लेकिन वो इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल, all atoms or group of atoms will be considered as a ligand। बात याद रखना। तो ये क्या है? ligand। और ये नंबर क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर। बात को समझना है। कोऑर्डिनेशन नंबर, लिगेंड, सेंट्रल मेटल आयन और ये काउंटर आयन, इसको बोलते हैं काउंटर आयन। और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो चीजें हैं, इसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन स्पेयर, और मैं बोल दूं कॉम्प्लेक्स आयन। मेरी बात समझ आया? ये एक कॉम्प्लेक्स सोल्ट की कहानी है जो आपको मिल सकती है। ये पॉजिटिव चार्ज, देखिए मैंने एक काउंटर आयन इधर लगाया, हो सकता है काउंटर आयन आपको इधर ना मिलके इधर मिले, जिस तरीके से कॉपर वाले केस के अंदर देखा ही था। एक ये एग्जांपल मैं दे ही देता हूं आपको। कॉपर NH3 का 4 SO4, तो ये क्या है? काउंटर आयन, मेटल आयन, लाइगेंड, और ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो वो क्या है? कोऑर्डिनेशन स्पेयर। इसको कभी कभी कोऑर्डिनेशन एंटाइटी भी बोला जाता है, ये भी याद रखेंगे। अगर किसी बुक में आपको ये मिले एंटाइटी, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, दैट इज ओनली द हैव सेम मीनिंग। तो इसको यहां भी लिख लेना कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, इस रेड कलर वाले को। एंटाइटी भी बोलते हैं। आया बात समझे? ऐसे ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। अब इनके एक एक टर्म को लेते हुए अपन एक्सप्लेन करेंगे ये चीजें होती क्या है। इसको उतारिए पहले। अब अगर आपको कोई पूछे कि इसके अंदर ये कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो आप क्या बोलेंगे? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कि लिगेंड कौन है? साइनाइड। मेटल आयन कौन है? आयरन। काउंटर आयन कौन है? पोटेशियम। कोऑर्डिनेशन एंटाइटी या कोऑर्डिनेशन स्पेयर किस नेचर का है? नेगेटिव। नेगेटिव क्यों? क्योंकि जब भी ये आयन के रूप में क्लीव होगा, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। कोऑर्डिनेशन एंटाइटी आपकी एनायनिक है, आपको पता होना चाहिए। इट कैन बी केटाइनिक, इट कैन बी एनायनिक, एंड दिस इज द एग्जांपल फॉर द केटाइनिक कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। तो ये भी लिख लेना आप।
this coordination entity is positive and this coordination entity is anionic. इसको पॉजिटिव लिखने की बजाय केटायनिक कर देना, केटायनिक। आया बात समझ? ऐसे ये हुआ आपको बेसिक इंफॉर्मेशन। अब चलते हैं अपन वन बाय वन, एक एक चीजों को लेते हुए उनको डिस्क्राइब करेंगे ये क्या होते हैं। इतना करेंगे।